मोदी जी का आगमन 2014 में हुआ और 2014 में एक नारा गूंजा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर धीरे धीरे यह समय बदल गया और 2019 में ये नारा भी बदल गया। 2019 में मोदी सरकार का एक नारा बहुत फेमस हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक को अगर मोदी युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी लोकप्रियता जो शायद ही किसी नेता ने देखी हो। लेकिन राजनीति में एक कहावत है, नोथिंग इज परमानेंट। 2024 के चुनाव और उसकी बाद की घटनाओं ने यह तस्वीर बदल दी। वो अजय छवि अब सवालों के घेरे में है। सीटें कम हुई, गठबंधन की बैसाखी की जरूरत पड़ी और जनता के बीच असंतोष की आवाजें तेजी से बढ़ी। तो पहली बात कि आज हम बिना किसी शोर शराबे के तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर समझेंगे कि आखिर वो कौन 8 से बड़े कारण है जिसने मोदी सरकार की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ग्राफ की गिरावट में ठहराव का कारण बनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की, द पॉकेट इशूज। सबसे पहला कारण अर्थव्यवस्था, यानी आपकी जेब और हमारी जेब। भले ही हेडलाइन में जीडीपी के नंबर बढ़े हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर आम आदमी की थाली की महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध सब्जी तक महंगाई ने मिडिल क्लास और लोअर क्लास की कमर तोड़ रखी है। यही बेरोजगारी भारत के इतिहास में 45 साल में पहली बार देखी गई है। जॉबलेस ग्रोथ की चर्चा ने युवाओं के मन में सवाल छोड़ रखा है। विकास तो हो रहा है लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? एमएसएमई और किसान संकट, नोटबंदी और कोविड के झटकों ने भारत का एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह उभर नहीं पाया है, जो रोजगार का सबसे बड़ा इंजन माना जाता है। और दूसरी तरफ किसानों की आय दुगनी करने का वादा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुस्ती ने गाँव के वोटरों को नाराज किया। अगर नंबर दूसरे पर बात करें, पॉलिसी डिसीजन, दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा नीतियों को लागू करने का तरीका। नोटबंदी, इसे काला धन और सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, लेकिन इसने असंगठित क्षेत्र को चोट दी। उसका दर्द सालों तक महसूस किया गया। जीएसटी एक अच्छा विचार है, लेकिन उसकी जटिलताओं ने छोटे व्यापारियों को परेशान किया, जो बीजेपी का कोर वोटर बेस माना जाता है। कृषि कानून, सरकार इसे सुधार के रूप में लाई, लेकिन जिस तरह इसे बिना चर्चा के पास किया गया और फिर भारी विरोध के बाद वापस लिया गया, उसने निर्णायक नेतृत्व की छवि पर यूटर्न का धब्बा लगा दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शासन चलाने की शैली भी एक बड़ा मुद्दा बनी। आरोप लगते रहे कि सत्ता का केंद्रीकरण पीएमओ में हो गया। कैबिनेट मंत्री हो या सांसद, सबकी भूमिका सीमित नजर आने लगी। भारत जैसे विविधता भरे देश में जब फेडरलिज्म कमजोर होता है और राज्यों की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो क्षेत्रीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती है। साथ ही ईडी, सीबीआई और संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवालों ने लोकतंत्र खतरे में है वाले नैरेटिव को विपक्ष का हथियार बना दिया। अगर नंबर 5 पर बात करें, सोशल फैक्टर्स, समाज का एक बड़ा हिस्सा ध्रुवीकरण और मंदिर मस्जिद के बहस पर थक चुका है। शुरुआत में जिस राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लहर पैदा की थी, 10 साल बाद उसका असर कम होने लगा है। जनता भावनात्मक मुद्दे के बजाय रोटी, कपड़ा और अस्पताल के मुद्दे सुनना चाहती है। जब आप हर चुनाव में एक ही प्रकार का भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, तो एक समय बाद वोटर उससे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बावजूद फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 5 पर अगर हम बात करें, यूथ और मिडिल क्लास एंगर, युवा और मिडिल क्लास, ये वो दो स्तंभ हैं जिन्होंने 2014 में मोदी सरकार की नींव रखी थी, लेकिन अब इनमें दरारें दिख रही हैं। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में भारी असुरक्षा दिख रही है। ऊपर से पेपर लीक के मामलों ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्रों के दिल में दहशत पैदा कर दी है। मिडिल क्लास को लगा कि वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन बदले में उसे असुविधाएं मिल रही हैं। टैक्स स्लैब में बड़ी राहत, न महंगाई से सुरक्षा, यह वर्ग अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। नंबर 6 पर बात करें अगर, पॉलिटिकल चैलेंजेस, राजनीति कभी वैक्यूम में नहीं होती। मोदी जी की चुनौतियों के पीछे एक बड़ा कारण विपक्ष की बदलती रणनीति का भी है। 2014 और 2019 में विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन 2024 तक विपक्ष ने समझ लिया कि विपक्ष को हराने के लिए वोट नहीं, वोट कटवा राजनीति बंद करनी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन का बनना, वन ऑफ वन फायर की रणनीति ने बीजेपी की सीटों में सेंध लगाई। साथ ही बीजेपी के अपने पुराने भरोसेमंद साथी जैसे अकाली दल, शिवसेना, उद्धव जैसे गुट का साथ छोड़ जाना भी गठबंधन की राजनीति में भारी पड़ा। नंबर 7 पर अगर बात करें, मीडिया मैनेजमेंट एंड द इको चैम्बर, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हमेशा गोदी मीडिया कहा जाता है, अब वो सरकार की आलोचना करना बंद कर चुकी है। शुरुआत में ऐसा लगा कि यह मीडिया अब मोदी के पक्ष में है, लेकिन धीरे धीरे इसका उल्टा असर होने लगा। पहले टीवी पर सब चंगा सी दिखाया जा रहा था और इधर जमीन पर जनता परेशान थी। इस रियलिटी वर्सेस नैरेटिव के गैप ने जनता का टीवी मीडिया पर से भरोसा कम कर दिया। लोग सच जानने के लिए सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों की तरफ मुड़ने लगे, जहां सरकार की खामियां खुलकर सामने आ रही थी। अगर नंबर 8 पर बात करें, ग्राउंड रियलिटी वर्सेस ब्रांड मोदी, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रांडिंग और हकीकत का अंतर। विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत के नारे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एक आम वोटर अपने घर से निकलता है और उसे टूटी सड़कें, महंगा इलाज और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है, तो उसे यह ब्रांडिंग जुमला लगने लगती है। जब नेता का कद उसकी डिलीवरी की गई हकीकत से बहुत बड़ा हो जाता है, तब जनता के मन में एक डिस्कशन पैदा होता है। शायद यही डिस्कशन पिछले चुनाव में रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर नंबर 9 पर बात करें, द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, नरेंद्र मोदी का भी राजनीतिक सफर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ढलान के संकेत साफ है। यह गिरावट किसी व्यक्ति की हार से ज्यादा लोकतंत्र की जीत का संकेत है। यह साबित करता है कि लोकतंत्र में कोई भी नेता अजय नहीं होता, जनता ही जनार्दन है। जब सरकारें, चाहे वो किसी की भी क्यों न हो, जनता की बुनियादी तकलीफों से दूर हो जाती हैं, तो वोटर उन्हें जमीन पर लाना जानती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि
कि क्या बीजेपी और पीएम मोदी इन संकेतों को समझकर अपनी नीतियों में बदलाव करेंगे या फिर ग्राफ और नीचे जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ छोटा स्पीड ब्रेकर है या फिर मोदी युग का ढलना शुरू हो चुका है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपको यह विश्लेषण लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।